हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशन ऑप्शन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जो यूजीसी नेट रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस से। मतलब कि अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के एस्पिरेंट है या आप प्रिपेयर करें यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या फिर एचपीएससी के लिए, तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको फुल फ्लेश इन्फॉर्मेशन दूंगी विद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगी। उसके बाद मैं आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन के टॉपिक्स भी लेकर आई हूँ जो आज सभी आपको कराने हैं मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे बैचेस ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यूजीसी नेट 2025 के लिए हिंदी साहित्य प्लस पेपर वन का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी आपको यहाँ पर एक बैच मिल जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करें तो आपको हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे एक बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जितने जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनके लिए आप ले सकते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर हिंदी के स्टूडेंट है, तो आप सभी के लिए बैचेस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइस देखूँ तो बहुत ही नामात्र प्राइस में आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वन टू वन आपका कन्वर्सेशन होता है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहता है, सारा पीडीएफ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं। मतलब सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली क्वालिफाइड एडुकेटर्स ही आपको पढ़ाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, जेआरएफ होल्डर्स ही है वैसे बेसिकली हमारे सारे एडुकेटर्स। तो आप सभी हमारे इस सेशन का पार्ट बन सकते हैं, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, एशन अध्ययन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अगर कोई भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे कोर्स खुले, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 एक ऐसा रेफरल कोड है जिससे आपको 10 से 20% और ऑफ मिल जाएगा। ऑलरेडी 40% ऑफ चल रहा है हमारे 26 जनवरी की उपलक्ष्य में। ठीक है, 3 दिन तक आप सभी के लिए 40% ऑफ चल रहा है। तो ये कल से स्टार्ट हो चुका था, मतलब कल तक आप कल या परसों तक आपके लिए 26 जनवरी तक रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जाके 40% तो यहाँ से ले लें और 10-12% यहाँ से ले लें, मतलब इस कोर्स से ले लें, रेफरल कोर्स से ले लें, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 60% तक आपको ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके अभी अपने अपने कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। विच टाइप ऑफ द मार्केटिंग इज कॉम्प्लेक्स व्हेन द फर्म engages in a marketing ऑपरेशन विद मेनी कंट्री। जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, तो भाई कई देशों में अलग अलग विज्ञापन होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब कॉम्प्लेक्स है मार्केटिंग, ठीक है, तो कौन से फर्म इंगेज हो जाएंगे, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ग्लोबल या फिर मल्टीनेशनल। तो आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय, घरेलू। ठीक है, ग्लोबल मतलब जब आप ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आप लिंक दो। मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा मल्टीनेशनल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग ऑपरेशंस अलग अलग हैं हर एक कंट्री का, तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीनेशनल मार्केटिंग को सीख रहे हो। ठीक है, मल्टीनेशनल मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इम्पोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स और अ ड्यूली लेव्ड ऑन। ठीक है, सो एक ऐसा जो आयात शुल्क है, आयात शुल्क मतलब, आयात शुल्क मतलब कि वो एक ऐसा शुल्क जो इम्पोर्ट बेसिस पे हो, ठीक है, इम्पोर्ट टैरिफ हो, वस्तुओं पर लगाया जाए, ठीक है, लगाने जाने वाला वो क्या शुल्क है, कौन सा शुल्क होता है। तो अगर मैं इंपोर्ट की बात करती हूँ, इंपोर्ट वैसे भी आप सभी को पता है इंपोर्टेड में ही लगेगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट टैरिफ हमेशा ध्यान रखिएगा इंपोर्टेड में ही लगता है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा आयात। ठीक है, आयत जो शुल्क है, आयत जो टैरिफ्स है, वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ टैक्स और अ ड्यूली लेव्ड ऑन एक्सपोर्टेड कमोडिटीज। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम निर्यात के जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर लगाया जाता है, उस शुल्क को हम क्या कहते हैं। ठीक है, निर्यात। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट टैरिफ है ना, एक्सपोर्टेड है ना, एक्सपोर्टेड कमोडिटीज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट टैरिफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिप्लेस्ड बाय WTO ऑन जनवरी 1 1995। भैया 1 जनवरी 1995 को WTO को रिप्लेस कर दिया था किसने? नेफ्टा, IMF, IRDB और GATT, गैट। ठीक है, सो आंसर इज गैट। आंसर इज गैट। अब मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरवाइज करती है और लिबरलाइज करती है इसको, वर्ल्ड ट्रेड को, पूरे अंतरराष्ट्रीय संगठन को ये क्या करती है, स्थापित करती है। इसका अगर मैं सक्सेसर बोलूं, ठीक है, इसको किसने रिप्लेस किया है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड द ट्रेड, ठीक है, गैट ने इसको रिप्लेस किया है। और इट वाज क्रिएटेड इन 1947। 1947 में इसको क्रिएट कर दिया गया था, किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी के द्वारा? भाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। समझ में आया? और इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? मतलब फॉरेन ट्रेड FDI जैसा होता है, लेकिन ये किस पे इंक्लूड करता है, किस प्रॉपर्टी पे या किस गुड्स पे ये लगाया जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसको हम शामिल करते हैं? इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, टेंजेबल और इंटेंजिबल। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये आपका टेंजेबल में होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा मैंने, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये टेंजेबल गुड्स में होता है। टेंजेबल गुड्स कौन कौन सी होती है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, वही हुआ ना, जैसे कि हमारा बुक्स हो गया, फूड आइटम्स मैंने यहाँ पे डाला भी हुआ है, ग्रोसरीज हो गया, मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और छू सकते हैं। क्लियर हो गया? सी देख सकते हैं। तो जो भी FDI लगता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो किस में आता है, वो कौन से गुड्स में आता है? वो आपका आता है टेंजिबल गुड्स। समझ में आ गया? FDI के बारे में आप सभी को ये पता ही होगा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट डायरेक्टली इन एसेट और बिजनेस। कोई भी पर्सन जो रहेगा ना, कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ये क्या किया जाता है, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है डायरेक्टली। कहाँ पर? एसेट में, बिजनेस में। ठीक है, कोई भी कंट्री कर सकती है इन अनदर कंट्री। बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये सब चीजें ध्यान में आपको रखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT? गैट की फुल फॉर्म तो वैसे मैंने आप सभी को बता भी दी थी अभी। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड टैरिफ। अभी मैंने आपको बोला भी था कि इसको रिप्लेस किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे देखा था, गैट को रिप्लेस किया था WTO ने। समझ में आ गया ना? क्लियर? गैट को रिप्लेस किया था, पहले गैट था ना, उसके बाद WTO आ गया, राइट? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? CSR। CSR आप सभी ने सुना होगा। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक सामाजिक उत्तरदायित्व किसको मिला जाता है, किसको मिल रहा है कॉर्पोरेट बेसिस पे? तो इसका मेजर गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स, टू improve the company's public image, to contribute positively to the society and environment beyond legal obligations, or to focus solely on employee benefits। समझ में आया सभी को? बताइए, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। गोल बोला है, प्राइमरी गोल क्या होता है कि कंट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में। ठीक है, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है उससे अलग, उससे अदर देन। समझ में आ गया? कानूनी दायित्व से परे समाज और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देना ही होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR की बात करती हूँ, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल होता है जो खुद ही रेगुलेट करता है, खुद से ही ये रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर कंपनी क्या करती है, सोशली एक साथ लिंक होती है। कंपनी खुद से जितने भी सामाजिक रूप से जवाबदेही हो गया, या फिर मैं बोलूं जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, है ना, स्टेक होल्डर्स हो गए पब्लिक, वो खुद से ही जवाबदेही देती है कंपनी। ठीक है, ये प्रैक्टिस करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। समझ में आया? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कौन कौन से रूप को? इकोनॉमिक, सोशल और द एनवायरमेंटल, सभी रूप से शामिल करता है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपी? फिलेंथ्रोपी तो कौन से होते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं दया भाव वाले लोग होते हैं ना, कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपी पूछा है। इन्वेस्टिंग इन अ new technologies, engaging in the community development and the charitable activities, reducing operational cost, या फिर expanding into a new market। तो इनमें से कॉर्पोरेट परोपकार कौन है? सिंपल सी बात है, जो कहीं ना कहीं चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। विच एक्ट गवर्न्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैनेजमेंट इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है इंडिया का? समझ में आया? फेमा 1999, फेमा 1995, फेमा 1973, फेमा 2003। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए भाई, 1999, 1999 इसमें एक्ट बना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता था, फेमा था, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको एक्ट को स्टेब्लिश कर दिया गया था। इसका काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज के लॉस से रिलेटेड जितने भी फॉरेन एक्सचेंज, बाहरी जो विदेशी व्यापार होते हैं, उनके बारे में जितना भी कंसोलिडेटेड नॉलेज है, ट्रेड है, जो भी हम कर रहे हैं ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम पैसे को एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, उन सब के लॉस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ही देखता है पूरे इंडिया में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उनको ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, पेमेंट को प्रमोट करता है, और मेंटेनेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, FEMA 1999 has been developed into dash chapters and the dash section। तो कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं, ये चीजें भी ध्यान होना चाहिए, एक्ट के मुताबिक तो पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर 7 चैप्टर्स है और 49 सेक्शंस है। ध्यान दीजिएगा, 7 तो चैप्टर्स हो गए और 49 यहाँ पर कितने हो गए? सेक्शंस हो गए। क्लियर हो गया? इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक, ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पर आपको क्लास ओवर होते ही पिन कर दूंगी। तो जैसे ही आपको पिन होगा तो आप सभी को यहाँ पे विजिबल हो जाएगा क्या? टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे मैं डेली बेसिस पे आप सभी के क्लासेस देने वाली हूँ। ऑल्टरनेट मतलब जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, आज कौन सा डे है? आज आई थिंक फ्राइडे है। यस, फ्राइडे है ना, तो कल आपकी, ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मंडे से आपकी क्लासेस होगी। मंडे को एक क्लास होगी आप सभी की, किसकी होगी? ऑल्टरनेट डेज में मंडे को आपकी क्लास होगी, किसकी होगी? कॉमर्स की ही होगी, जिसमें मैं अलग एक टॉपिक लेकर आऊंगी रिलेटेड टू थ्योरीज एंड मार्केटिंग, या फिर लीगल वाला एस्पेक्ट में एक टॉपिक लेने वाली हूँ। या फिर सेकंड यूनिट वाइज चलते हैं, यूनिट वाइज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। ये अभी फर्स्ट यूनिट है ना, इसलिए हम फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ में कंटिन्यूटी के साथ में वीडियोस शेयर करती रहूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस बिटवीन। भुगतान संतुलन एक लेखा विवरण है जो डैश के मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड को करता है। ठीक है, तो भाई कौन से रिकॉर्ड्स को करता है? रेजिडेंट ऑफ अ नेचर और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी नेशन के रेजिडेंट है, ठीक है, जो भी राष्ट्र के निवासी है, उनकी बाकी दुनिया से, ये क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनके बीच का जो मॉनेटरी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, मॉनेटरी जो लेन देन का रिकॉर्ड है, वो क्या करता है? वो संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, वेन वॉज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कब स्टेब्लिश हुआ? 1944, 1945, 1950, 1960। तो 1945 में IMF को स्टेब्लिश कर दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड? जो IMF का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, वॉशिंगटन DC USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है। अब मैं बात करती हूँ IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जिस्टेंस में कब आया था? तो 27 दिसंबर 1945 को इसका एग्जिस्टेंस में ये आया। ठीक है, इसका हेड ऑफिस मैंने अगेन आपको बोला वॉशिंगटन DC 9 USA में है। IMF जो है वो गवर्न करता है 191 कंट्रीज को। ठीक है, और जो भी जवाबदेही है वो सब 191 कंट्रीज के साथ में है, ग्लोबल मेंबरशिप के साथ में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और आईएमएफ जो है ना वो फाउंड करता है 44 मेंबर कंट्रीज को। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है ना, तो 44 मेंबर कंट्रीज को ये बिल्डअप करता है ताकि इकोनॉमिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनी रहे, मतलब इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटीज हैं, या मैं बोलूँ एक साथ जो मेल जोल है वो बना रहे, ठीक है। ये कहता है आईएमएफ, क्योंकि मॉनेटरी से रिलेटेड इकोनॉमिक जो भी फील्ड्स होते हैं, इकोनॉमिक जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है एंड ऑल, जितना भी इकोनॉमिकली हमारा ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी कंट्री का वो डेवलप हो पाए इंटरनेशनली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है बेसिकली? अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, ब्रेटन वुड ट्विंस आईएमएफ एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से रिलेटेड होता है। इसके बीच का ये एक तरीके से संगठन है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस रेफर्स टू द टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंक्शन करती हैं क्या चीज? फंक्शन करती हैं इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स को। जितने भी करेंसी अ, जो भी करेंसी में ना रेट्स होते हैं ना, जैसे एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जैसे यूएस की करेंसी अलग है ना, इंडिया की करेंसी अलग है, तो जितने भी एक्सचेंज रेट्स हो रहे हैं उनके बीच का प्रिस्क्रिप्शन या उनके बीच का जो ट्विनिंग है यही मेंटेन करके चलती है ब्रिटेन वुड ट्विंस, ठीक है। ये दो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से क्रिएट की गई है। और यहाँ पर ना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था? 1944 में, ठीक है। किस किस के बीच में? वर्ल्ड बैंक एंड द नेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच में। इंडिया हैज अप्रूव्ड इट्स नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी रिटेयरिंग इंडियाज कमिटमेंट फॉर द ट्रिप्स। तो ट्रिप्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रिप? ट्रिप है क्या बेसिकली? अगर मैं बात करती हूँ, इंडिया ने पहली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक जो संपदा है, उसकी अधिकार को मंजूरी दी थी। लेकिन अब ये जो इसमें जो ट्रिप है वो इसका मतलब क्या है, इस पॉलिसी का मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रिप? तो एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइफ। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनके बीच के संबंध को ये समझौता में लेकर आती है। ये इसका मेन एम है। अब इंडिया ने पहली बार फर्स्ट नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्या किया? अप्रूव किया 2016 में, 12 मई 2016 में, ठीक है। रोड मैप भी बनाया। रोड मैप होता है ना, एक तरीके से डिजाइनिंग क्रिएट किया, ठीक है। फॉर द क्रिएटिव एंड द इनोवेशन नेशंस के लिए, इनोवेशन नेशन जिसमें कि इंटेलेक्चुअल इनोवेशंस हो भाई, अलग अलग इनोवेशंस होने चाहिए, इंटेलेक्शंस इन्वेंशंस होने चाहिए नए नए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करने का भी काम इसने ही किया, राइट। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो कमिटमेंट हुआ था ना दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स के बीच में, उसको भी इन्होंने यहाँ पर इस कमिटमेंट को भी इंडिया के साथ में रिलेट किया। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को ना पढ़ना पड़ेगा, इतने पॉइंटर्स को। क्लियर? व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग क्या है? डंपिंग का मतलब क्या है? क्या ये रिड्यूस करता है टेरिफ्स को? ठीक है, जितने भी टेरिफ्स है उनको कम कर देता है। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड द प्राइस इन देयर होम मार्केट। मतलब विदेशों में जो वस्तु है उनकी लागत और घरेलू बाजार में कीमत से कम कीमत पर बेचना। बाइंग गुड्स एट अ लोअर प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट द हायर प्राइस, उल्टा हो गया यहाँ पर। और एक्सपेंसिव गुड्स सेलिंग एट अ लोअर प्राइस, जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनको कम प्राइस में बेचना। तो डंपिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सेल करते हैं गुड्स को अब्रॉड में, ठीक है, एट अ लोअर प्राइस। भैया हमने क्या किया? हमने बेच दिया। क्या? हमने बेच दिया। विदेशों विदेशों में जो वस्तु है उनकी जो लागत है, उनकी जो घरेलू बाजार में जो कीमत है उससे कम दाम में उसको बेचना, वो होता है डंपिंग। समझ में आ गया? जो कम दाम है उससे कम में बेचना। क्लियर हो गया? ठीक है। सो हम क्या कर देते हैं, कम दामों में जब बेच देते हैं प्रोडक्ट को, वो हो जाता है डंपिंग। 17th क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप? पहली इकोनॉमिक थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ मर्केंटिज्म, ठीक है, और कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट, या फिर ऑलिन थ्योरी? बताइए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मर्केंटिज्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना अलग अलग क्लासिकल एक मॉडर्न है, कुछ मॉडर्न है क्लासिक है।
आज मैं क्लासिकल के बारे में बात करूंगी क्योंकि ये क्लासिकल ही पहली बार आया था। तो क्लासिकल को हम आज कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न को हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लासिकल जो थ्योरी है ना, वो आपका आ जाता है मर्केंटिज्म, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव और ऑयलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, सबसे जो पहली थ्योरी थी ना इंटरनेशनल ट्रेड की, वो मर्केंटिज्म है। ये 16th सेंचुरी में स्टेब्लिश की गई थी। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप कर रही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम ना कंट्रीज की वेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, कैसे, गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग्स को लेकर मतलब हमारा ये बिलीव होता है कि हम गोल्ड और सिल्वर को प्रमोट करें, किसमें, एक्सपोर्ट करें, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट करें। समझ में आ रहा है सबको, एक्सपोर्ट करना है हमें, ना कि इंपोर्ट करना है, क्लियर हो गया। इंपोर्ट नहीं करना, हमें बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है। गोल्ड और सिल्वर को जब हम प्रमोट करते हैं उसको हम बोलते हैं मर्केंटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो नेक्स्ट थ्योरी है वो 1776 में आई थी। एडम स्मिथ ने इसके ऊपर बात की, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे ऊपर बात की। एडम स्मिथ ने ही बोला कि जो ये नई थ्योरी है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। बेसिकली एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब भाई एक चीज है ना, फोकस कर रही है एबिलिटी ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस अ गुड, गुड को प्रोड्यूस किया जाए मोर एफिशिएंटली देन द अदर नेशन। मतलब फॉर एग्जांपल दो नेशन है, एक इंडिया एक यूएस है, अब सेम गुड को प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया ज्यादा अच्छे से कर रही है यूएस के कंपैरेटिवली, तो वो क्या हुआ, एब्सोल्यूट एडवांटेज। समझ में आया, एफिशिएंटली करना, कुशल तरीके से करना, उसको उस वस्तु का उत्पादन करना, उसकी क्षमता को केंद्रित करना, ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज इज डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है अभी मैं बताती हूँ। अब जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ना, कंपैरेटिव एडवांटेज फोकस करता है रिलेटिव प्रोडक्टिव डिफरेंसेस को। भाई जो भी डिफरेंसेस है, दो है डिफरेंसेस, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया है, एक यूएस है, समझ में आया, इंडिया और यूएस कर रही है, यूएस इंडिया अपनी तरीके से कर रही है, यूएस अपने तरीके से कर रही है। तो इंडिया और यूएस में जो भी कंपैरिजन है या फिर जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, इंडिया बेटर कर रही है, यूएस बेटर कर रही है, जो भी कर रही है उसके हिसाब से देखना, ठीक है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इंडिया किस तरीके से कर रही है प्रोड्यूस और यूएस किस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, समझ में आ रहा है। ये होता है कंपैरेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जब एक कंट्री बेटर परफॉर्म कर रही है देन द अदर कंट्री, समझ में आया। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, ठीक है, और एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, पूरी तरीके से पूर्ण, क्लियर, दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद अर्लिन थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी अर्लिन ने दिया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस थ्योरी में बोला जा रहा है कि जो भी कंट्रीज होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी एंड एक्सपोर्ट करेगी गुड्स को, दैट इज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसके साथ में क्या करेगी, कंट्री प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है गुड्स को विद ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए आप सभी को, कंट्री को, एक पर्टिकुलर कंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वो होने चाहिए पहले तो उस कंट्री के पास, ठीक है, ताकि जो भी प्रोडक्शन रहे, ताकि जो भी सप्लाई रहे वो चीपर प्रोडक्शन में रहे, समझ में आया। कंट्रीज वुड इंपोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई। जब भी शॉर्ट सप्लाई होगा, मतलब कम सप्लाई है, सपोज करो आवश्यकता कम है संस्थानों में, तो उस फेज में क्या करेगी, कंट्रीज इंपोर्ट करेगी, बट हायर डिमांड, ज्यादा डिमांड में, डिमांड ज्यादा होगी। सपोज करो भाई यूएसए को एक पर्टिकुलर गुड की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे यहाँ पर हायर डिमांड है, हमारी डिमांड हायर है ना, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, जो भी मैंने आपको समझाया है, सिखाया है। आज हमने 17 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आ गई क्योंकि मुझे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी को समझाने थे। होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, कंप्लीटली आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई अगर मुझे अच्छा रिवर्ट आएगा तो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ में डेली बेसिस पे तो नहीं, हाँ ऑल्टरनेट डेज पे आप सभी के साथ में क्लासेस लेती रहूंगी, ठीक है। और बहुत जल्द हमारा एक कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ मैं, मैनेजमेंट और कॉमर्स का, दोनों ही डिफरेंट रहेगा, यूजीसी नेट का भी रहेगा और आपका एचपीएससी के लिए भी सेम ही, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो एचपीएससी और यूजीसी नेट का सेम ही सिलेबस है, लेकिन मुझे एचपीएससी में
क्या करना पड़ेगा, आप सभी को ब्रॉडर पार्ट में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब हम मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से लिंक करने के लिए आप सभी को मैं ना लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी, पिन कर दूँगी, तो ज़रूर से जुड़ जाएँगे। धन्यवाद।